वेलकम स्टूडेंट्स। राजकीय महिला महाविद्यालय की यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। और आज हम अयोध्या सिंह उपाध्याय फर्स्ट पेपर शुरू कर रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय फर्स्ट पेपर में हिंदी साहित्य का इतिहास के वीडियो तो मैं पहले ही डाल चुकी हूँ और काव्य शास्त्र के भी वीडियो डाल चुकी हूँ। और अब मैं शुरू कर रही हूँ किताब जो आपकी आधुनिक काव्य है उसके क्वेश्चंस। तो हरिओद का प्रिय प्रवास का महाकाव्यत्व किस प्रकार से महाकाव्य के तत्वों के आधार पर खरा उतरता है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली के कवि हैं, आधुनिक युग का नेतृत्व करते हैं और मूलतः ये द्विवेदी युग के कवि हैं। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये हरिओद जी की अद्भुत प्रतिभा व गहन अनुभूति का द्योतक है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सारा काव्य संस्कृत के कृतों में लिखा गया है। अभी तक खड़ी बोली में महाकाव्य लिखने का प्रयास किसी ने भी नहीं किया था। इसी कारण इसे ये महाकाव्य के गौरव ग्रंथों की श्रृंखला में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किए हुए है। इसमें कृष्ण के पौराणिक संदर्भों को नवीन आधुनिक संदर्भों के साथ प्रस्तुत किया है। ये भी इसकी बड़ी विशेषता है और इस ग्रंथ की सफलता है। हिंदी साहित्य में राधा कृष्ण की भक्ति तो प्रारंभ से ही अनुप्राणित रही है, परंतु नए रूप में नई आवश्यकताओं के अनुरूप नए संदर्भों के साथ सबसे पहले यहाँ प्रिय प्रवास में राधा कृष्ण अवतरित हुए। इस दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। काव्य के महाकाव्य के तत्वों के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं महान कथानक। प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के मथुरा गमन का उल्लेख है। प्रिय प्रवास की संपूर्ण कथा संधि संयोग कार्य व्यवस्थाओं व अर्थ प्रवृत्तियों से सुनियोजित है। इसमें विविध मार्मिक स्थलों की भी सुंदर योजना की गई है। इसमें कंस के नियंत्रण पर यशोदा नंद के हार्दिक भावों का निरूपण, ब्रजभाषियों का करुण विलाप, गोपियों की विक्षिप्त अवस्था का वर्णन अधिक सजीव व मार्मिक है। इसका कथानक इतिहास सम्मत है। इसमें श्री कृष्ण एक महान नेता, लोक सेवी, युग पुरुष के रूप में दिखाई देते हैं। इसीलिए इस काव्य का कथानक अत्यंत गहन और गौरवशाली है। इसमें श्री कृष्ण के जीवन की समस्त अलौकिक घटनाओं को यथार्थ रूप में चित्रित किया है। यहाँ तक कि उनकी अति मानवीय प्रवृत्ति को निकालकर मानव जीवन के अत्यंत निकट लाने के लिए उन्हें बुद्धिगत स्वाभाविक बनाने की चेष्टा की गई है। यद्यपि कवि इस कार्य में पूरी तरह से सफल नहीं हुआ है, तथापि घटनाओं की यथार्थता में कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण कथानक लोकोपकारक, समाज सेवा, स्वदेश प्रेम आदि से परिपूर्ण होने के कारण महाकाव्य के अनुकूल है। और दूसरा हम लेते हैं मानचित्र। प्रिय प्रवास में विविध पात्रों के चरित्रों का चित्रण किया गया है। फिर भी समस्त पात्रों में से 4 प्रमुख पात्र हैं: श्री कृष्ण, राधा, नंद, यशोदा। इनमें से श्री कृष्ण को कवि ने परम ब्रह्म के रूप में चित्रित किया है। एक महात्मा, एक लोक सेवी परोपकारी नेता के रूप में चित्रित किया। जो पुरानी छवि थी श्री कृष्ण की कि जो परम ब्रह्म के रूप में थे, उसे चित्रित न करके एक महात्मा, एक लोक सेवी और परोपकारी नेता के रूप में चित्रित किया गया है। कवि ने इन्हें मानवता की साकार मूर्ति के रूप में देखने की अधिक चेष्टा की है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण के बाल रूप से दूसरों को रिझाते हुए दिखाया है,
किंतु श्री कृष्ण का ये बाल रूप सूर कवियों की भांति निखर नहीं पाया है। ये बाल रूप तो श्री कृष्ण के ब्रज जीवन के आधार बनकर आरंभ से ही अपनी रूप माधुरी से ब्रज को विमुक्त कर देते हैं। वह मानवता के अनन्य पुजारी हैं। प्रेमावास में दूसरा चित्रण राधा का है। यहाँ राधा अपने प्राचीन रूप का पूर्ण परित्याग करके अपने प्रिय के सर्वथा अनुकूल नारी रत्न के रूप में अंकित की गई है। वह श्री कृष्ण के प्रेम में आजन्म का व्रत धारण करती हैं, व्रत का पालन करती हैं और करती हुई लोकोपकार के लिए अपना सर्वस्व निष्ठावर कर देती हैं। श्री कृष्ण के विरह में रात दिन व्यथित पीड़ित रहकर भी वह अपनी व्यथा को अपने हृदय में छुपाए रहती हैं और वह श्री कृष्ण के अनन्य उपासिका हैं। इसी कारण वह भक्तिकालीन व रीतिकालीन राधा की भांति श्री कृष्ण ने मिलने के लिए व्यथित दिखाई नहीं देती, बल्कि उद्धव से यही कहती हैं, प्यारे जीवें संग हित करें, गेह जाहें न आवें। प्रिय प्रवास में अन्य चरित्रों में नंद ब्रज के अधिपति हैं, सभी के लिए पूज्य हैं। उनका हृदय वात्सल्य का अथाह सागर है। फिर भी पुत्र पर आने वाली विपत्तियों को देखकर उनके मन से मुख से निकलने लगती है। वे कर्तव्यपरायण हैं, पति भी हैं। इसी कारण कृष्ण विरह में व्यथित होकर भी अपनी पत्नी यशोदा को विहल देखकर अपनी व्यथा भूल जाते हैं और यशोदा को समझाने लगते हैं। उनका हृदय बड़ा उदार है। वह एक उच्च कोटि के पिता व एक आदर्श पिता हैं और उच्च कोटि के पति हैं। प्रिय प्रवास में माता यशोदा का चरित्र भी मार्मिक है। यशोदा मातृत्व की विमल विभूति है, किंतु कृष्ण के मथुरा चले जाने पर यशोदा वही वात्सल्य इसकी वियोग का सागर बन जाती है। वह अपने पुत्र को न आता देखकर विलाप करने लगती है। एक बार अपने पुत्र को देखना चाहती है, किंतु उद्धव के संदेश को उसकी आशा का कोमल तंतु उसकी आशा का कोमल तंतु भी टूट जाता है और वह उद्धव से याचना करने लगती है, प्यारे जीवें पुलकित रहें और बने भी इन्हीं के धाई नाते बदन दिखला एकदा और देवें। इस प्रकार कवि ने इन चारों पात्रों को आदर्श माता, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श प्रेमिका के रूप में अंकित करके तत्कालीन सामाजिक आदर्शों व मान्यताओं का सजीव रूप प्रस्तुत किया है। प्रकृति चित्रण। हरिओद के प्रिय प्रवास में प्रकृति की मनोरम झांकी अंकित की गई है। प्रिय प्रवास में कवि ने प्रकृति के विविध रूपों की झांकियाँ प्रस्तुत की हैं। कवि ने प्रकृति को आलंबन रूप में सबसे अधिक चित्रित किया है। आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण की दो प्रणालियाँ हैं, बिंब ग्रहण प्रणाली और अर्थ ग्रहण प्रणाली। इसके अलावा प्रिय प्रवास में वर्षा, शरद ऋतु, बसंत ऋतु आदि ऐसे स्थल हैं जो प्रकृति के सुंदर आलंबन रूप में प्रस्तुत करते हैं। प्रिय प्रवास में उद्दीपन रूप में प्रकृति की अनेक झांकियाँ अनेक स्थलों पर मिल जाती हैं। इसमें एक विरह व्यथित गोपी बेला की आड़ के समीप आकर इसकी महक से और भी ज़्यादा कष्ट अनुभव कर रही है और कह रही है, आके तेरे निकट कुछ भी मोद पाती न मैं। इस काव्य में कहीं कहीं प्रतीकात्मक झांकियाँ भी अंकित की गई हैं। कवि ने प्राकृतिक व्यापारों का सचेतन व्यापारों से युक्त अंकित किया है करते हुए मानवीकरण रूप का भी चित्रण किया है। कहीं कहीं कवि दूती के रूप में भी प्रकृति को चित्रित करता है और मनोरम झांकी अंकित करता है। विरह व्यथित राधा शीतल पवन को अपना संदेश देती है और मधुबन में श्री कृष्ण के पास भेजती है।
इस प्रकार कवि ने प्रकृति के निरूपण में सभी प्रचलित पद्धतियों का प्रयोग करते हुए इसे प्रकृति की सजीव झांकियाँ अंकित की हैं, परंतु इस प्रकृति चित्रण में तल्लीनता, स्वाभाविकता और भावुकता का अभाव है, ऐसा जान पड़ता है। कवि ने इन स्थलों को देखा ही नहीं, केवल कल्पना के सहारे इन रम्य स्थलों की का वर्णन कर दिया। ब्रज इतने प्राकृतिक दर्शन की छटा निरूपण किया है, इतना होने पर भी कवि की प्रकृति की विराट झांकियाँ अंकित करके कवि ने आगामी छायावादी कवियों के लिए प्रकृति चित्रण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। युग चित्रण पूरी तरह से इस काव्य में दिखाई देता है। हरिओद ने एक जागरूक कलाकार की भांति अपने युग की परिस्थितियों के अनुकूल अपने काव्य की रचना की है। इस समय आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि सुधारवादी संस्थाएं जनसाधारण के हृदयों में ऊंच नीच, छुआछूत वादी संस्थाएं जनसाधारण के हृदयों में ऊंच नीच, छुआछूत आदि की भावनाओं को दूर करके समानता, एकता, मानवता, प्रेम आदि के प्रचार कर रही थी। कवि के हृदय में विश्व प्रेम हिलोरे ले रहा था। वे धार्मिक संकीर्णता को छोड़कर प्राणी मात्र के हृदय में उदारता, सहनशीलता के भाव जागृत कर देते हैं। प्रिय प्रवास में तत्कालीन राजनीतिक जीवन की झांकी भी विद्यमान है। इसी कारण उसमें अहिंसा के स्थान पर हिंसा कर्म को भी श्रेयस्कर माना है। इस प्रकार तत्कालीन युग के क्रांतिकारी विचारों से की झलक प्रिय प्रवास में मिल जाती है। भाव एवं रस निरूपण। प्रिय प्रवास विप्रलंब श्रृंगार का ग्रंथ है। इसमें आदि से अंत तक वियोगजन करुण रस प्रदान है दृष्टिगोचर होता है। इतना अवश्य है कि इस वियोग श्रृंगार की भाव सरिता में सबसे द्रुतगामी तीव्र लहर वात्सल्य भाव की प्रभावित हो रही है। इसमें यशोदा के हृदय में वात्सल्य की सरिता उमड़ती हुई दिखाई देती है। इस वात्सल्य भाव की प्रभावित हो रही है। इसमें यशोदा के हृदय, तो इस वात्सल्य भाव के साथ राधा का वियोग भी अत्यंत हृदय विदारक है। प्रिय प्रवास में भयानक, वीर, रौद्र, अद्भुत रसों की भी व्यंजना यथातथ मिल जाती है। इतना ही नहीं, हरिओद जी ने राधा कृष्ण के पुनीत प्रेम की झांकी अंकित करते हुए अनेक वीर भावों के अंतर्गत दानवीरता, युद्धवीरता, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम आदि भावों का भी निरूपण बड़े ही सजीव ढंग से किया है। निसंदेह प्रिय प्रवास में रसों की गहनता के साथ साथ विविध भावों की मार्मिक अभिव्यक्ति के दर्शन होते हैं। इसी कारण प्रिय प्रवास भाव सौंदर्य की मनोरम झांकियों से परिपूर्ण सरस महाकाव्य की कोटि में आता है। महान उद्देश्य। प्रिय प्रवास का निर्माण एक महान उद्देश्य से प्रेरित होकर ही हुआ है। प्रिय प्रवास में लोकहित का सबसे ऊंचा स्वर गूंजता पड़ता है और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए ही हरिओद जी ने अवतारी पुरुष श्री कृष्ण के अलौकिक अमानवीय चरित्र को लौकिक और मानवीय रूप देने का प्रयत्न किया है। उनकी उन्नति के लिए महान से महान कार्य करते हुए सेवा, प्रेम, परोपकार की साकार मूर्ति बन जाते हैं। श्री कृष्ण की भांति राधा भी उक्त भावनाओं से ओतप्रोत अंकित की गई हैं। इसके द्वारा कवि ने श्री कृष्ण और राधा के संबंधी परंपरागत विचारों के विरुद्ध नवीन क्रांति उत्पन्न करते हुए मानव जीवन का चित्रण किया है तथा उच्च कोटि के मानवीय आदर्शों की स्थापना की है। अतः प्रिय प्रवास एक महान उद्देश्य, महत प्रेरणा से ओतप्रोत है। इसी उद्देश्य के अनुकूल इसमें चरित्र का विकास हुआ है। अन्य नवदा भक्ति का निरूपण हुआ है जिसमें मानव को सर्वोपरि माना गया है। इसी सेवा अर्चना को भगवान की सेवा अर्चना बताया गया है। ये युगांतकारी चित्रण इसके महान उद्देश्य को प्रस्तुत करने में सशक्त दिखाई नहीं देता, क्योंकि वह महाभारत के श्री कृष्ण के से संबंधित कोई घटना को लेकर अपने उद्देश्य की पूर्ति का प्रयत्न करता है तो कोई सफलता मिल जाती है। फिर भी काव्य की मूल प्रेरणा महान है और काव्य का उद्देश्य उच्च कोटि का है। प्रिय प्रवास की कला। अब हम
इसके कला पक्ष पर बात करते हैं। प्रिय प्रवास एक सर्गबद्ध काव्य है जो 17 सर्गों में विभाजित है और अधिकांश सर्ग समान है। इस काव्य में मंगलाचरण तो नहीं है, फिर भी कुछ विद्वान दिवस शब्द का प्रकाश से मानकर मंगलाचरण का द्योतक मान लेते हैं। कवि ने इससे पहले इस काव्य का नाम ब्रजांगना विलाप रखा था। उसका मूल कारण था कि आरंभ से अंत तक श्री कृष्ण के चले जाने पर ब्रजजनों के विलाप का ही उल्लेख हुआ है, किंतु कवि ने इसे फिर प्रिय प्रवास के नाम से विभूषित कर दिया। भाषा। प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है, किंतु बोलचाल की भाषा का पुट भी पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इसमें शब्द मैत्री के साथ साथ चित्रोपमा पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। इसमें वर्ण मैत्री बड़ी ही प्रभावोत्पादक है, जो कर्णप्रिय होने के साथ साथ सुरुचि को जागृत करने वाली है। इस काव्य में अविधा प्रधान है। ये काव्य अविधा प्रधान है। दिन खोटे होना, बात न करना आदि मुहावरों द्वारा लक्षणों का भी पर्याप्त मात्रा में प्रयोग हुआ है। इन सब के होने पर भी काव्य की भाषा इन सब का प्रयोग काव्य की भाषा में हुआ है। इतना सब होने पर भी काव्य की भाषा में धारावाहिकता का अभाव है, एक रूपता नहीं है, और ब्रज के शब्दों व क्रियाओं के प्रयोग ने भाषा की विशुद्धता को नष्ट किया है। कुछ स्थलों की भाषा व्याकरण विरुद्ध प्रयोग भी हो गए हैं। फिर भी इस काव्य में अशुद्धियों कमियों के अपेक्षा गुणों की बहुलता है और इसकी भाषा में शालीनता, गुरुता, गंभीरता के दर्शन अधिक मात्रा में होते हैं। अलंकार एवं छंदों का प्रयोग। इस काव्य की अलंकार योजना बड़ी ही सशक्त और भावानुकूल है। इसमें शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों का प्रयोग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। कवि ने सादृश्य मूलक अलंकारों का प्रयोग अधिक किया है। इसमें उपमा का स्थान सर्वोपरि है। ऐसे ही उत्प्रेक्षा, रूपक, व्यतिरेक, संदेह, प्रतीप, दृष्टांत आदि अर्थालंकारों द्वारा कवि ने मनोभावों की सजीव मूर्तियां अंकित की हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अलंकार विज्ञान पर्याप्त समृद्ध और पुष्ट है। प्रिय प्रवास का छंद विधान तो सर्वथा अनुपम व अनूठा है। वहाँ सर्वत्र वाणिक छंदों का प्रयोग हुआ है। ये सभी छंद वियोगजन्य भावों की मंद गति से उठने वाली प्रक्रिया के प्रसार और इनके प्रभाव का निरूपण करने में सर्वथा उपयुक्त रहे। निष्कर्ष ये है कि प्रिय प्रवास में संस्कृत के वृंतों और के कारण भले ही भाषा संबंधी अस्वाभाविकता और क्लिष्टता आ गई हो, फिर भी कवि ने मनोभावों का चित्रण बड़ी ही सजीवता के साथ किया है और इसमें सफलता भी प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम काव्य है और उच्च कोटि के महाकाव्यों की गुरुता, गंभीरता आदि ढूंढने का प्रयत्न करना सर्वथा हास्यास्पद है। फिर भी उनकी कलात्मकता, चमत्कार, प्रियता आदि के कारण इसे महाकाव्यों की श्रेणी से किसी भांति हटाया नहीं जा सकता। ये खड़ी बोली युग का आलोक स्तंभ है और आगामी महाकाव्यों का पथ प्रदर्शक। तो थैंक्स स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अपनी चर्चा को